नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार दो यूथ कैंडिडेट की बड़ी चर्चा रही। एक है राजस्थान के बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और दूसरे हैं मेरे गृह राज्य उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के चुनावी कैंपेन का तरीका भी लगभग एक जैसा रहा और दोनों ही इस चुनाव के दौरान सोशल मीडिया की सनसनी बने रहे। ऐसा लग रहा था कि बाड़मेर के भाटी और टिहरी के बॉबी दोनों के तूफान के आगे बाकी कैंडिडेट उड़ जाएंगे। लेकिन बाड़मेर से जहां रविंद्र सिंह भाटी 1,18,000 वोट से हार गए, वहीं टिहरी से बॉबी पंवार 1,68,000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट के वोटरों ने आखिरकार राज परिवार की मेंबर माला राज्य लक्ष्मी शाह पर ही फिर से भरोसा जताया है और उन्होंने चौथी बार लोकसभा के लिए चुन लिया। वरना उत्तराखंड की 5 में से जिन 2 लोकसभा सीटों पर इस बार बहुत जोरदार टक्कर बताई जा रही थी, उनमें से एक थी गढ़वाल लोकसभा सीट जहां बलूनी वर्सेस गोदियाल हुआ और दूसरी थी टिहरी लोकसभा सीट। इसकी वजह एक ये थी कि निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार यहां से चुनाव मैदान में थे, जिनका खासकर सोशल मीडिया पर बड़ा शोर था। अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग के दम पर बॉबी पंवार के लिए एक जबरदस्त माहौल भी बना हुआ था। वो पहाड़ के यूथ के बीच एक उम्मीद की किरण की तरह दिख रहे थे। लेकिन 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह 4,62,603 वोट लेकर जीत गई। कांग्रेस की ज्योत सिंह गुनसोला 1,90,110 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार 1,68,081 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे टिहरी लोकसभा सीट से। माला राजा लक्ष्मी शाह ने अपने निकटवर्ती कैंडिडेट कांग्रेस के ज्योत सिंह गुनसोला को 2,72,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव हरा दिया। मतलब अगर गुनसोला और बॉबी पंवार के वोट भी जोड़ ले तब भी वो माला राज्य लक्ष्मी शाह को मिले कुल वोटों के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह अकेले 53.66% वोट ले गई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 22% वोट और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार के हिस्से आए 19.5% वोट, यानी रानी के मुकाबले इस सीट पर कहीं कोई नहीं था। इस बार सिर्फ इतना ही हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी की कैंडिडेट माला राज्य लक्ष्मी शाह का वोट करीब 11% डाउन हुआ, घटा, यानी उन्हें करीब 1 लाख वोट कम मिले हैं। लेकिन जिन बॉबी पंवार ने बड़ी उम्मीदें जगाई हुई थी, खासकर पहाड़ के यूथ में जिनकी बड़ी हवा थी, वो अपनी पहली चुनावी जंग में पार नहीं पा सके। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? सोशल मीडिया की सनसनी बनी बॉबी पंवार चुनाव नतीजे में तीसरे नंबर पर कैसे खिसक गए? इस नतीजे के बाद अब बॉबी पंवार की आगे की पॉलिटिक्स क्या होने वाली है? क्या वो किसी पार्टी में शामिल होंगे? क्या वो बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे? इन सारे सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज कुशवाल, जिनसे मैंने चुनाव के दौरान भी बात की थी और उनकी कही बातें सच साबित हुई। तो पंकज कुशवाल, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व जो है वो निपट गया है। 18वीं लोकसभा के लिए आज एनडीए की बैठक भी हो चुकी है और जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ दिनों में शायद नई सरकार हमारे सामने हो। जी पंकज, टिहरी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर मेरी आपसे करीब 2 महीने पहले इसी तरह बातचीत हुई थी। आपने तब कई तरह की आशंकाएं जाहिर की थी। हाँ, बहुत गालियां खाई थी मैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में।
जी, आपने तो कई तरह की आशंका जताई थी और चुनाव नतीजे आने के बाद वो सच भी साबित हुई है। जी, मैं जी। ये जानना चाहता था पंकज, आखिर जो राज परिवार की मेंबर को ढोना, ऐसी क्या हुँ। मजबूरी है वोटरों की, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो? सबसे पहले शुरू करते हैं कि राज परिवार का जीतना इस बार हम्म। आश्चर्यचकित नहीं करता था क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं थे, खासकर उन लोगों के पास जो जहां वोटरों की संख्या ज्यादा है और टिहरी संसदीय सीट में देहरादून की कुछ विधानसभाएं आती है जहां वोटरों का संख्या ज्यादा है। पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तरकाशी जनपद की तीनों विधानसभाओं ने इस बार भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिहरी की कुछ विधानसभाओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, जबकि उनके पास कांग्रेस का कोई सामने कांग्रेस का प्रतिद्वंदी नहीं था। एक युवा था 26 साल का निर्दलीय प्रत्याशी। तो जब कल परिणाम घोषित हुए तो जैसे कि हमने पहले भी आशंका जताई थी कि रानी कहलाती हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनके लिए एक तरफा मुकाबला रहा है शुरुआत से ही, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा तो था नहीं। तो ऐसे में एक तरफा मुकाबला था, तो सबको आशंकाएं थी कि भाई जीतना तो इन्होंने ही है। लेकिन जिस तरह से बॉबी पवार ने आके पूरा एक चुनाव में थोड़ा सा रस भरा, एक रोमा उसको चुनाव को एक टक्कर के रूप में बदल दिया था, उसने इसमें थोड़ा सा रस भरा और उस पर लोगों का समर्थन बॉबी पवार को मिलना। एक बात तो साफ है कि अगर दोनों पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस करती जो ज्यादा अपीलिंग होता, तो शायद नई संभावनाएं बनती। ये बॉबी पवार के जरिए हम लोगों ने सीखा। आपके सवाल पे वापस आता हूं कि राज परिवार को ढोना नियति क्यों बन गया है। मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि भाजपा के लिए सबसे आसान है राज परिवार से जुड़े व्यक्ति को टिकट देना, और संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। और जीत कैसे रही है आज तक किसी को समझ में नहीं आता है। पिछली बार भी हमने बोला था कि 4.5 साल तक लोग उनसे नाराज ही रहते हैं। आज वो जीत गई हैं, कल से उनकी नाराजगी लोगों की शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं कि नहीं, हमारे सांसद से क्या काम है, हमारा तो काम विधायक से होता है, हमें तो मोदी जी को देखना है, हमें तो मोदी जी को देखना है। खैर वो तब भी जीती थी जब नरेंद्र मोदी कहीं उसमें राष्ट्रीय राजनीति के अ, उस सीन में नहीं थे, वो तब भी जीती थी। उनसे पहले उनके ससुर थे, वो भी जीतते रहे हैं। हालांकि एक चुनाव जो है उनके पति जो हार गए थे, उसके बाद उपचुनाव में इन्हें टिकट मिला था। पर तब से वो लगातार जीत रही है और आश्चर्यचकित ढंग से ये उनकी लगातार चौथी जीत है। चौथी जीत है और हर कोई इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे उन्हें पता ना हो कि वो जीत जाएंगे। कि भाजपा में माहौल बना रखा है, हर जगह लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मोदी को देख रहे हैं, हम तो मोदी को देख रहे हैं। और अब ये जो है राज परिवार के प्रति आस्था, ये सब चीजें तो नहीं दिखती है खैर। पर हाँ, उनके पास एक प्लस पॉइंट जरूर हो गया क्योंकि उन्हें भाजपा टिकट दे रही है और वो नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत रही है। क्योंकि जितने लोगों से बातचीत की, सबसे बातचीत की, तो वो वाला किस्सा तो अब खत्म हो गया कि जो राज परिवार के प्रति आस्था वाला सीन था। और इनके साथ ऐसा हुआ कि किस्मत से 2000 उपचुनाव जीतने के बाद, उसके बाद जो अगले चुनाव हुए उसमें जो है इनके सामने बड़ी चुनौती नहीं थी। और अब एक वो हो गया है कि भाजपा को भी लगता है कि सबसे आसान सीट है, राज परिवार को टिकट देते हैं, सीट भी आसानी से जीत जाएंगी, प्लस संसाधनों की भी जरूरत नहीं है खर्च करने की। और तीसरा, इस बार जैसे भाजपा ने किया कि कोई बड़ी रैली करने की जरूरत नहीं समझी, टिहरी संसदीय सीट में कोई बड़ा नेता कैंपेनिंग के लिए नहीं आया। सिर्फ मसूरी में भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे एक जनसभा करने के लिए। बाकी मुख्यमंत्री ने कुछ जगहों पर रैलियां की। पूरी तरह से सन्नाटा रहा, आज जीत गई हैं, बहुत बड़े अंतर से जीती हैं। तो हाँ इत्तेफाक वही नहीं है, वो भाजपा फैक्टर बड़ा है। जी, हाँ हाँ जी, पंकज, मैं वही जानना चाहता था। आपने कहा कि कोई धाकड़ कैंडिडेट नहीं मिला अपोजिशन में। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के जो जोत सिंह गुनसोला हैं या निर्दलीय बॉबी पवार हैं, ये दोनों कैंडिडेट जो हैं वो माला राज्य लक्ष्मी शाह के आसपास ही नहीं ठहरे। तो क्या टिहरी सीट पर बीजेपी के पास इतना डेडिकेटेड कैडर है कि वो एक कैंडिडेट को जो है पिछले 4 बार संसद पहुंचा रहे हैं, जबकि वो ना कुछ बोलती है ना कुछ
कर पाती हैं? ये कलीसिया क्या है? नहीं, ये तो देखिए भाजपा के पास तो उत्तराखंड की एक ऐसी नस लग गई है हाथ में। उन्हें पता है कि हम्म, उत्तराखंड उनके लिए सबसे सेफ जोन है। आप पिथौरागढ़ से लेकर अस्कोट से आराकोट जो आजकल यात्रा चल भी रही है, हम्म, उस पूरे माहौल को देखिए। और हम्म, पहाड़ से गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक यहाँ सब कुछ भाजपा हम्म, में है। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, यहाँ लोग खुद को राष्ट्रवादी कहलाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे हो या कुछ भी हो, उन पे 50 बार डिबेट हो जाएगी, लेकिन चुनाव के वक्त जो है पूरी तरह से कि कांग्रेस तो ये है, कांग्रेस तो वो है। और ज्यादातर यहाँ जो चर्चा का विषय रहता है वो रहता है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम परस्त है। ये पूरे चुनाव में चलता है, गांव गांव तक चलता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि पहाड़ों में मुस्लिम आबादी जबकि 1% से भी कम है, 1% के आसपास भी नहीं है। उसके ये बावजूद भी हवा। यहाँ मुस्लिम फैक्टर हवा इतना है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कैंपेनिंग कर रही है उसका असर पूरे पहाड़ में दिखता है। तो सिर्फ ये मान जाना कि टिहरी में ही भाजपा के पास मजबूत कैडर था, ऐसा नहीं था। दूसरी बात क्या थी कि टिहरी संसदीय सीट में भाजपा ने जो भर्ती अभियान चलाया था कांग्रेस या अन्य दलों का, चाहे वो अपने पीछे 2 वोट का भी वो है उसके पास बैकएंड प्लान, भाजपा का भर्ती प्लान जो था वो भी काम कर गया। अच्छा, आपसे जब मेरी पिछली बार बातचीत हो रही थी तब आपने बताया था कि बॉबी पवार का जो है सपोर्ट बेस कौन सा है, कैसे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने जो बेरोजगार हैं या जिनकी नौकरी उसकी वजह से लगी है। आपने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया पे तो बॉबी के समर्थकों ने खासी हवा बनाई हुई है, लेकिन जमीन पर लड़ाई उतनी आसान नहीं है। अब रिजल्ट से जो पता चल रहा है तो बॉबी पवार तीसरे नंबर पर है। अब जी ये क्या हुआ, ये बबल था क्या? जी, मैंने तब भी कहा था, हालांकि इस ये कहने पर मुझे खूब गालियां पड़ी थी आप ही के, उससे कमेंट बॉक्स में लोगों ने बहुत गरियाया था। तो मैंने तब भी कहा था कि सोशल मीडिया पर बॉबी पवार का बहुत हवा दिख रहा था, क्योंकि एक युवाओं का एक वर्ग था जो बाहर रहता है, नौकरियों के सिलसिले में पढ़ाई तैयारियां कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर अच्छा खासा समय बिताता है। वो लोग लगातार उसके लिए माहौल बना रहे थे। और ऐसा नहीं है कि बॉबी पवार के समर्थन में वोट नहीं पड़े। अगर मैं उत्तरकाशी की तीनों विधानसभाओं की बात करूं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरुला, तो सिर्फ गंगोत्री इकलौती विधानसभा है जहां से भाजपा प्रत्याशी कुछ 100 वोटों से आगे रही। पुरोला और यमुनोत्री विधानसभा में बॉबी पवार नंबर 1 पे रहता है। ठीक, गंगोत्री में बहुत कुछ कम वोटों से वो भाजपा प्रत्याशी से पीछे रहता है। तो उत्तरकाशी जिले में युवाओं की जो प्रतिक्रिया थी वो तो दिखी। उत्तरकाशी जिले का युवाओं की प्रतिक्रिया के अलावा एक और चीज रही, वो रहा कि यहां पर जो भाजपा ने भर्ती अभियान चलाया उसने कांग्रेस के जितने भी पूर्व विधायक थे वो सब शामिल करवाए, साथ ही साथ कांग्रेस की पूरी टीम भाजपा में शामिल करवाई। उससे जो एक भाजपा का ऐसा वोटर था जो भाजपा से सिर्फ इसलिए जुड़ा था क्योंकि वो कांग्रेस को नापसंद करता है, वो खिसक के वो गया। अब उसके पास ऑप्शन सिर्फ बॉबी पवार ही था। यमुनोत्री और पुरोला विधानसभा में इसलिए बॉबी पवार को बहुत ज्यादा वोट पड़े कि पुरोला और यमुनोत्री विधान रवाई जो घाटी है, यमुना घाटी, उससे बॉबी पवार का एक कनेक्शन है। अब बॉबी पवार खुद जौनसार का रहने वाला है। उसकी माँ का मायका यमुनोत्री विधानसभा में है, नौगांव के पास। और क्या बोली, भाषा, संस्कृति से बॉबी पवार उनसे कनेक्ट करता है। वो रवा यमुना घाटी के लोगों ने बॉबी पवार में खुद को देखा। और फिर यमुना घाटी का एक फैक्टर और भी रहा है कि 2022 के चुनाव में जब पूरे प्रदेश भर में प्रचंड लहर थी भाजपा की, तो यमुनोत्री विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी जो उस समय के मौजूदा विधायक भी थे, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और यमुनोत्री विधानसभा की कई ऐसे बूथ थे जहां भाजपा बहुत बुरी स्थिति में रही थी। तो यमुनोत्री विधानसभा का समझ में आता है। पुरोला में भाजपा का प्रत्याशी तो जीता था 2022 के चुनाव में, लेकिन वो आखिरी मौके पर जो गणित गड़बड़ाई, जो कांग्रेस ने टिकट वितरण में वहां पे गड़बड़ी कर दी थी कि दुर्गेश्वर लाल को सीधा इनकार कर दिया था हरीश रावत ने। कहा जाता है कि हम आपको टिकट नहीं दे सकते, आप अब जो मर्जी आप वो करो। तो दुर्गेश्वर लाल 2017 का चुनाव निर्दलीय लड़ चुका था, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका था, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था। तो इन 2 सीटों पे तो समझ में आता। गंगोत्री जो है ये
मूल रूप से भाजपा की मजबूत सीट रही है। और यहाँ पर भी बॉबी पवार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। बॉबी पवार का प्रदर्शन वहां घटा है, टिहरी जिले की जो विधानसभाएं हैं वहां पे खराब रहा, चाहे प्रतापनगर हो और अन्य विधानसभाएं हैं। और बॉबी पवार का ग्राफ वहां गिरा जो मैदानी विधानसभाएं हैं, देहरादून मसूरी से जुड़ी हुई। उसके पीछे वाजिब कारण भी है। उसके पीछे वहां पर एक तो बॉबी पवार के पास समय बहुत नहीं था। दूसरा क्या है, भाजपा का एक कैडर वोट है जो राष्ट्रवादी सोच के उस पर चलता है। तो यह है कि बॉबी पवार को वो मिलना, वोटिंग उसको मिलना, तो वो भीड़ भी जो उसके सपोर्ट में दिखता था ना, वो वोट में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा नहीं है, एक निर्दलीय प्रत्याशी का, 26 साल के लड़के का, बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ, वो भी तब जब उत्तराखंड में पूरी तरह से माहौल भाजपामय हो, वहां पर 1.25 लाख 1.5 लाख वोट लेकर आना, वो भी उस परिस्थिति में जब उस लड़के के पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बहुत कम समय प्रचार के लिए मिला, कोई कैडर नहीं था, कोई वो नहीं था, तो उसे भी हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा था कि उस तरह का जो वो बबल्स दिखे थे कि बॉबी पवार फाइट में है और आखिर में तीसरे नंबर पर आ जाता है, तो ये बॉबी पवार के लिए निराश होने वाली बात नहीं है। ये बॉबी पवार के लिए एक उम्मीद जगाती है, बॉबी पवार के खुद के लिए, और लोगों के लिए भी उम्मीद जगाती है कि अगर कोई मजबूत चेहरा आता है इसके इतर, तो इस तरह से माहौल बन और बिगड़ सकता है। जी। पंकज, चुनाव के दौरान भी हमने वैसी कई चर्चाएं सुनी थी कि बॉबी पवार को जो है बीजेपी और आरएसएस के कैडर का भी समर्थन हासिल है, एक तबके का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो माला राज्य लक्ष्मी शाह है उनके खिलाफ जो नाराजगी वाला वोट है वो कहीं कांग्रेस को न चला जाए, इसलिए बीजेपी का या आरएसएस का एक तबका जो है वो बॉबी को समर्थन कर रहा था ताकि नाराजगी का वोट बढ़ जाए और जो रानी है, जो माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, उनकी राह आसान हो जाए। ऐसी बहुत चर्चाएं हमने सुनी। क्या इसमें कुछ लगता है आपको ऐसा? नहीं, चर्चाएं दोनों ही तरह से थी। चर्चा ये भी था कि बॉबी पवार को जो है वो कांग्रेस एक मजबूती दे रही है। ये भी चर्चा थी कि आरएसएस का एक धड़ा जो है वो चाहता है कि बॉबी पवार मजबूती से लड़े, ताकि जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस का। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, इसको अगर हम समझें कि जैसे भाजपा की शुरुआती रिपोर्ट्स भी थी, वो उन्हें पता था कि हमारा चेहरा टिहरी संसदीय सीट पे कोई भी हो, हम एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बॉबी पवार को भाजपा कतई वो नहीं देना चाह रही थी स्पेस। सिर्फ जो कैबिनेट मंत्री है, मसूरी से विधायक गणेश जोशी को छोड़ दिया जाए, तो भाजपा के ज्यादातर नेताओं ने बॉबी पवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। वो सिर्फ इसलिए था कि कहीं ये उसका ये मैसेज ना जाए कि भाजपा बॉबी पवार को लड़ाई में मान रही है। सबने बॉबी पवार को सिरे से इग्नोर किया। उसकी बातचीत भी ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत ने एक टेक्निक चली कि उमेश शर्मा जो वहां से विधायक भी हैं, उनका जब भी जिक्र आता तो वो नकार देते थे, वो उनका जिक्र नहीं वही। करते थे भाजपा। हाँ, तो सेम यहां भी हुआ। तो बॉबी पवार को भाजपा ने पूरी तरह से इग्नोर किया, और भाजपा को यह भी लगता था कि बॉबी पवार जो है बमुश्किल से, बॉबी पवार का जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है। वो मैदान पे कुछ भाजपाई दोस्तों से भी बात हुई थी जो लगातार चुनाव कैंपेन से, वो भी कहते थे कि ये बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 40-50 हजार से नीचे डंप हो जाएगा, 40-50 हजार से। कुछ उसे ज्यादा आंक रहे थे, कुछ को लगता था कि नहीं, महारानी और इसके बीच जो है जीत का फर्क जो है वो 20-25 हजार का होगा, पर जीतेगी माला राज्य लक्ष्मी शाह है। तो अब उत्तराखंड की राजनीति में बॉबी पवार का क्या भविष्य देखते हैं? मैं तो उन्हें जो है चुनाव के दिनों से ही लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे बात भी हुई कई बार मेरी, और मैंने कोशिश की थी इंटरव्यू करूं उनका, लेकिन वो लगातार जो है चुनाव के बाद तो लगातार दौरे कर रहे हैं। एक बार से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि मैं जो है निकाय चुनाव में जो है बिजी हूँ। मैंने कहा निकाय चुनाव अभी तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं, तो निकाय चुनाव में बिजी हो? फिर देखा तो पूरे उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो क्या भूमिका देख रहे हैं बॉबी पवार की आगे, या 2027 का जो नेक्स्ट अगला जो चुनाव होगा उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा, ये क्या भूमिका देख रहे हैं? ये क्या बॉबी पवार किसी पार्टी में जा सकते हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बॉबी पवार की ये जो अभी फिलहाल राज्य भर के भ्रमण की रणनीति है, ये मेरे भी समझ नहीं आ रही है। और शायद उनके मन में प्लान हो कि खासकर एक युवाओं का जो वर्ग था,
वो युवाओं का वर्ग जिन्हें राजनीतिक ठौर नहीं मिला था अभी तक, जो थोड़ा सा उग्र है, एग्रेसिव है, जिनके अंदर एग्रेशन है। तो उन युवाओं को कोई राजनीतिक ठौर इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो कांग्रेस से भी नाराज थे, भाजपा से भी नाराज थे। तो उन्हें बॉबी पवार के रूप में ऐसा मिल रहा है कि कुछ साल पहले की बात है कि उत्तरकाशी में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होते थे। तो पहले तक आमतौर पर आपने भी देखा होगा, एबीपीपी और ये एनएसयूआई और एक एसएफआई, यही संगठन होते थे। तो कुछ जो छात्र थे, इनका इनके साथ अ, बैठ नहीं रहा था हिसाब किताब। तो ऐसे में अभी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे छात्र संघ वो बने हुए हैं, छात्र संगठन, जो पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आर्यन संगठन हो, शक्ति शक्ति ग्रुप हो, ओम ग्रुप हो। ये डीएवी कॉलेज जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, वहां की छात्र राजनीति में भी दखल दे रहे हैं, जबकि बहुत छोटे छोटे कॉलेजों से चुनाव के दौरान उभरे हुए वो है। तो वो युवा जो है अब वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, पर उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, ना तो भाजपा के संगठन के साथ, ना कांग्रेस के संगठन के साथ। ऐसे में उन्हें बॉबी एक उम्मीद के रूप में दिखता है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जैसा प्रदर्शन बॉबी का रहा है इस चुनाव के दौरान, परिणाम जो भी हो, पर बॉबी को जो सपोर्ट मिला वो बिल्कुल अलग तरह का सपोर्ट था। उस लड़के को बहुत जल्दी सब लोगों ने जाना। तो अब उन्हें लगता है कि शायद उसकी वजह से एक ठोर मिले, एक कहीं ना कहीं एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की बात है। दूसरा बात, बॉबी पवार को भी पता है कि उनका अगला लक्ष्य चक्राता विधानसभा ही है। चक्राता विधानसभा ने उन्हें जमकर वोट दिया इस बार। हालांकि चक्राता विधानसभा में जब मतदान हुए थे, वो करीब 50-52% के करीब थे, जो उम्मीद से बहुत कम थे। जबकि माना जा रहा था कि जौनसार पूरी तरह से बॉबी पवार के साथ है। जौनसार में खतों की बैठक हुई थी, जो वहां खत सिस्टम चलता है पट्टियों का। तो उनकी बैठक हुई अच्छा। थी, तो उन्होंने एक तरफा जो है बॉबी पवार को समर्थन दिया था। लेकिन जौनसार की राजनीति जितनी जटिल है, और वहां से प्रीतम सिंह को पार पाना वो भी बहुत आसान नहीं है। प्रीतम सिंह को पार पाने के चक्कर में मुन्ना सिंह चौहान जी को पलायन करना पड़ा, क्योंकि प्रीतम सिंह का चक्राता अभी भी बहुत अब मजबूत गढ़ है। 27 में क्या स्थिति होती है अलग बात है, क्योंकि बॉबी के पास दो चुनौतियां हैं। एक तो है 2027 तक प्रासंगिक बना रहना, जिसमें उसे संसाधन की भी जरूरत है, और लगातार लोगों के बीच दिखते रहने की भी जरूरत है, मीडिया अटेंशन की जरूरत है, अपने पैरेलल एक टीम खड़े करने की जरूरत है। और दूसरी चुनौती है चक्राता विधानसभा में जुबीन नौटियाल की बढ़ती सक्रियता। जुबिन नौटियाल पिछले लंबे समय से मशहूर गायक हैं, और पिछले लंबे समय से चक्राता में सक्रिय हैं। अपने दम पे वो पिछली दफा 2022 के चुनाव में अपने पिता रामशरण नौटियाल को टिकट दिलवा चुके थे, जबकि उस सीट पर मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी जो है वो तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो 2017 के चुनाव में बहुत कम अंतर से हारी थी। पर प्रीतम सिंह के सामने जब जुबिन नौटियाल के पिताजी रामशरण नौटियाल आए, तो वो हार गए थे। इस तरह से अपना किला तो बचा लिया था प्रीतम सिंह ने 2022 में। लेकिन अब प्रीतम सिंह के सामने दो चुनौतियां हैं, एक जुबिन नौटियाल और एक बॉबी पवार। पर बॉबी पवार के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती होती है 2027 तक प्रासंगिक बना रहना, क्योंकि अभी तो खैर ताजे ताजे निर्णय आए हैं, और उसके बाद वो लगातार गांवों में क्षेत्र में जगह जगह जा रहे हैं, उनके साथ उनकी टीम भी है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि कितना करेज है उनके पास लगातार प्रासंगिक बने रहने के लिए। अभी निकाय चुनाव लगभग अक्टूबर तक के लिए टल गए हैं। उसके बाद पंचायत चुनाव भी शायद जो अक्टूबर में होने प्रस्तावित थे, वो शायद अब अगले साल चले जाए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में एक रवायत बन गई है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कभी भी समय से नहीं करवाने हैं। वो 6 महीने साल भर देर होते रहते, कोर्ट कचहरी से जब फटकार पड़ती है तब चुनाव होते हैं। तो इसका आज तक लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया कि सरकार इतना भागती क्यों है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो भाजपा की रही हो। तो इसी तरह से अब सेम सिचुएशन जो है वो और 2024 में जब अगले साल 2025 में पंचायत चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद पूरा 1 डेढ़ साल बचता है खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए। वो अभी तक प्रासंगिक थे बेरोजगारी आंदोलन का चेहरा बन के। लेकिन अब उन्हें क्या लगता है कि अगर वो वापस से फिर से आंदोलन की राह पकड़ते हैं, तो फिर उतने प्रासंगिक बने रहेंगे
या युवाओं का उस तरह से सपोर्ट मिलेगा, तो वो इस तरह की चुनौतियां है। पर हाँ, चक्राता के लिए उनके दरवाजे खुल गए हैं, चक्राता से 2027 के लिए। आपने एक सवाल और पूछा था कि वो किसी दल में जाएंगे। तो जब तक प्रीतम सिंह कांग्रेस में है, कांग्रेस के दरवाजे तो उनके लिए नहीं खुलते हैं। दूसरी बात, भाजपा के लिए उनके लिए दरवाजा इसलिए फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं दिखती है, क्योंकि भाजपा में जुबिन नौटियाल जो है वो लगातार सक्रिय है। जुबिन नौटियाल की सक्रियता का इस अंदाजा लगा सकते हैं कि जुबिन नौटियाल लगातार जौनसार आ रहे हैं, और जुबिन नौटियाल जो अपनी जो पहचान है, जौनसारी पहचान को, उसको लेकर बड़ा वो रहते हैं कि मतलब लगातार दर्शाते रहते हैं कि वो जौनसार से ताल्लुक रखते हैं। आमतौर पर फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई भी सितारा या फिर युवा सितारा अपनी पहचान को लेकर इतना वो नहीं रहता है, कोई शब्द नहीं आ रहा है सटीक सा, जितना वो जुबिन कल में। नहीं रहता तो है। हाँ, हाँ, वोकल उतना नहीं रहता। वोकल। जी जी। जिस तरह से वो है, तो इसलिए भाजपा और कांग्रेस के पास 2027 बॉबी पवार को कोई शायद ही, या फिर बॉबी पवार खुद भी जाना चाहे, ये भी बड़ा सवाल है। हम्म। आखिरी सवाल पंकज, मैं देख रहा था रिजल्ट को टिहरी लोकसभा सीट पर। जोत सिंह गुनसोला साहब जो है, कांग्रेस बड़े ही अनमने ढंग से उतरी थी, लेकिन 22% वोट ले गए। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पोटेंशियल था, लड़ने का पोटेंशियल था, मतलब वहां पे। हाँ, ये परिणाम जब मैंने भी कल देखे, क्योंकि हम जोत सिंह कुनसोला को बिल्कुल कम आंक रहे थे, बहुत कम, हम्म। और हर कोई उन्हें तीसरे नंबर पर ही आंक रहा था। यहां तक कि कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ ही नहीं रही थी, बड़े बेमने ढंग से लड़ रही थी। नहीं थी, कांग्रेस ने शुरुआत में ही हथियार डाल दिए थे, और डालना स्वाभाविक था, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता को भाजपा अपने साथ शामिल कर चुके थी। लेकिन कांग्रेस को इतना बड़ा वोट मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि पहाड़ी इलाकों से कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले। ये मान के चलिए कि अगर किसी बूथ पर 200 वोट है, तो उसमें से 80-80 वोट अगर भाजपा और बॉबी पवार को गए हैं, तो कुल 20-40 वोट जो है वो कांग्रेस के हिस्से आए। लेकिन कांग्रेस का जो बड़ा बड़ा वोट बैंक था, जो इस बार पूरे देश भर में रहा, वो था मैदानी इलाकों में वो वोट बैंक, जिन्होंने देखा कि इस बार जो है प्रधानमंत्री हो या पूरी भाजपा का इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों ने जम के वोट डाले। एक चुनाव के दौरान मेरी एक शख्स से बात हुई थी, तो उनकी माने तो देहरादून में, चाहे वो सहसपुर हो, विकास नगर हो, और राजपुर रोड जैसी विधानसभाएं हो, जहां मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा रहता है, वो एक तरफा कांग्रेस को वोट करेगा। हालांकि पूरे देश भर के जब परिणाम आए, तो ये कहा भी गया था कि मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया। और ये बात भी आपकी सही है कि अगर कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को संजीदगी से लड़ती, तो शायद हार का अंतर थोड़ा और कम होता, और हो सकता है कि अगर कांग्रेस किसी अच्छे चेहरे पर दांव खेलती, तो हो सकता है कि कहानी कुछ और होती। कांग्रेस के पक्ष में एक चमत्कार भी हो सकता था। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये थी कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रभावी चेहरा नहीं था टिहरी संसदीय सीट पर, जो जिसे वो चुनावी मैदान में उतारे। शुरुआत में लोगों ने कहा था कि बॉबी पवार को ही टिकट देना चाहिए था, लेकिन बॉबी पवार को अगर कांग्रेस टिकट देती, तो उनके साथ जो एक बड़ा युवा वर्ग था वो नहीं जुड़ पाता। दूसरी बात यह थी कि कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रीतम सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। बाकी बड़े नेता भी चुनाव मैदान में अपने हथियार छोड़ चुके थे। तो उसके बावजूद कांग्रेस को इतना ज़्यादा वोट मिलना कि उसकी स्थिति दूसरे नंबर की आ जाए, और 1.5 लाख से ऊपर वोट मिलना, तो ऐसे में कांग्रेस के पास मौका है कि अगर भी अभी भी वो संजीदगी से काम करती है, खासकर संगठन पर, और जो उनका संगठन इस चुनाव के दौरान पूरी तरह से बिखर गया है, उसे फिर से उस कुनबे को जोड़ती है, तो उसके लिए आगे के लिए संभावनाएं बनती है। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू ओके पंकज, भाई। थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू।